नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे ये आज उसका 16वां प्रैक्टिस सेट है। और जो प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर भी आपको क्वेश्चंस रिपीटेड मिल रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ बच्चों के मैसेज आए थे वो टेलीग्राम पे, तो वो ये भी बता रहे हैं कि सर जो पूरा प्रीवियस ईयर है एमटीएस में या जो भी पेपर एसएससी के दिए हैं उनमें से इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, मेरा काम है कि मैं अपने तरफ से मैं 100% देता हूं कि जिससे आपको कोई भी चीज़ की कमी ना हो और आपको वो सारी चीज़ें मिल सकें जो होती हैं एसएससी के पेपर में। बाकी आप लोगों का काम है डेली के डेली देखना और नई चीज़ों को नोट करना, या जब जो मैं क्वेश्चन इसमें पूछता हूँ उस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देना। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ लड़कियाँ हैं ऐसी, जैसे एक लक्ष्मी गुप्ता जी हैं, वो बहुत आसानी से हर क्वेश्चन का बहुत डीपली रिप्लाई करती हैं, बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ में। दोस्तों मैं एक्सप्लेनेशन ये नहीं कहता कि आप सभी लोग एक्सप्लेन, लेकिन यार दोस्त, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर ये काम किसने किया, तो आप उसको कमेंट में आंसर दे दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? उससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा, मेरा थोड़ी ना कुछ होगा। तो दोस्तों देखिए, उसी तरीके से आप सारे लोग आंसर दीजिए। बाकी वीडियो को आप लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए। बाकी जितने भी लोग नए जुड़ते हो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और देखिए, जिसको भी इस तरीके की जो भी पीडीएफ में पढ़ाता हूँ, जो भी मैं मतलब क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ाता हूँ, उन सभी के पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाते हैं बिल्कुल फ्री में। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बुक ऐप और ये सारे प्रैक्टिस सेट के। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, चलिए देखिए। लिखा हुआ है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है। देखो, जब सबसे मेन बात है जो यहाँ पे कि जो अशोक के स्तंभ है वो खाली अशोक के बारे में नहीं, कई लोगों के बारे में जानकारियाँ प्रदान करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त। दोस्तों वो समुद्रगुप्त की जो है बारे में जानकारी प्रदान करता है। जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और जो मंत्री थे वो, उनका नाम था हरिशेन। उन्होंने ही इलाहाबाद स्तंभ जो है शिलालेख या प्रयाग प्रशासित की रचना की थी। बाकी ये स्थापित जो है, बाकी इसमें अशोक का बहुत बड़ा हाथ था स्थापित करने में। चलिए 42 नंबर देखिए, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी में अनुवादित किया गया था। तो ये तो किया गया था शाहजहाँ के शासनकाल में। दोस्तों किसके शासनकाल में? शाहजहाँ के शासनकाल में। ठीक है, 52 उपनिषद जो थे उनको संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया था, जिससे उसका मेन उद्देश्य क्या था कि जिससे ये मुस्लिम विद्वान पढ़ सकें। और जो इसको नाम दिया गया था वो था सिर्रे अकबर। सिर ऐसे, सिर ए अकबर। ठीक, सिर ए अकबर, ये उसको नाम दिया गया था। ठीक, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं। लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। चलिए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इनमें से 2 बार जो है जिसका राज्याभिषेक किया गया था तो वो था औरंगजेब। ठीक है, जो इसका पहला 3 नवंबर 1618 को और फिर बाद में 3 मार्च 1707 को। ठीक है, और जो औरंगजेब है इसी को आलमगीर के भी नाम से भी जानते हैं। चलिए फिर 44 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अहमदनगर, बीजापुर, हम्पी, गोलकुंडा। तो निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों हम्पी में जो है, हम्पी जो विजयनगर की जो प्राचीन राजधानी थी वो हम्पी थी। ठीक है, इसको जो है 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, उसने 1336 ईस्वी में विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी स्थापना की थी। विजयनगर का मतलब क्या था? विजय जो है विजय का शहर। ठीक है, चलिए 45 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन निम्नलिखित में से कहाँ पर हुआ था। बम्बई, जो कि अब मुंबई हो चुका है, मद्रास, कलकत्ता या लखनऊ में। तो पहला जो अधिवेशन था इसका दोस्तों बम्बई में हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 28 दिसंबर 1885 किसने की थी? ए यू होम जो थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और जो पहला जो अधिवेशन हुआ था ठीक है, और इसका अधिवेशन WC बनर्जी ने किया था। इसकी अध्यक्षता जो थी किसने की थी? WC बनर्जी ने। चलिए 46 नंबर देखिए,
निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? देखिए स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात नहीं की जा रही, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। सी राजगोपालाचारी जो थे वो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए। और जो ये इसका जो कार्यकाल था वो 1947-48 तक था, 1947 से 48 तक। और इनका कितना था? इनका 48 से 50 था, 1948 से 50 तक। ठीक है, चलिए। मदर इंडिया पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी? चलिए, कैथरीन मेयो द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा या बिपिन चंद्र पाल द्वारा? तो जो मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी तो वो कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1927 में लिखी गई थी। ठीक है, इन्होंने 1924 और 25 में जो थी इसकी भारत की यात्रा की थी। ये उसी के उपरांत इन्होंने ये है कहानी लिखी थी भारत की, मतलब मदर इंडिया। ये 1927 में प्रकाशित कर दी गई थी। सारनाथ स्थित है, सारनाथ कहाँ पे स्थित है? केरल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? तो दोस्तों सारनाथ जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पड़ता है? वाराणसी में, लगभग वाराणसी के अंदर पड़ता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से गेहूं की फसल का कौन सा रोग है? रस्ट, ब्लास्ट या टिक्का? तो जो इनमें से गेहूं की जो मतलब फसल का जो रोग है वो कौन सा है? ये रस्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? रस्ट, या इसको रतुआ रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रतुआ। ठीक है, इसको रतुआ रोग भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? खार्तूम नील, न्यूयॉर्क हडसन, बर्लिन स्प्री और सिडनी सीन दे रखा है। तो जो इसमें सिडनी सीन दे रखा है यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी के किनारे जो है बसा है। तो जो सिडनी सीन नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? डार्लिंग होना चाहिए था। चलिए, निम्नलिखित में किस नगर को पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है? अच्छा, नागोया, टोक्यो, सिडनी, ओसाका। अच्छा, पूर्व का मैनचेस्टर तो जापान को कहा जाता है। जापान की राजधानी जो है, जापान की राजधानी नहीं, ओसाका शहर हो जाएगी, जापान में पड़ेगा। ठीक है, ओसाका हो जाएगा। ठीक है, तो जापान का जो ओसाका शहर है वो पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है, और भारत का जो मानचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है, और यूपी का कानपुर को। चलिए, फिर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बांदीपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में दिखाई मतलब बताया जा रहा है। अच्छा, राजा जी उत्तराखंड में सही है। सिंपली फॉल उड़ीसा में, पिन घाटी जम्मू कश्मीर में। यही सुमेलित नहीं है दोस्तों, बाकी तो लगभग सभी सुमेलित हैं। चलिए, 53 नंबर देखिए। 53 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा जो है बर्मा जो है भारत से अलग करके ब्रिटिश क्राउन जो था उसने, यानी कि जो उसमें ब्रिटिश का साम्राज्य था, तो उसी ने जो है इसको बर्मा को भारत से अलग कर दिया था। इसीलिए जो है अब हम लोग जो कह रहे हैं कि अखंड भारत चाहिए। तो दोस्तों अखंड भारत का मतलब यही है कि जो भारत के जो टुकड़े किए गए थे, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ये सबको जो भी अलग अलग करके जो अलग देश बना दिए गए, इन सबको अखंड भारत के लिए जोड़ने की बात हो रही है। इसीलिए खान सर भी कहते हैं, ओझा सर भी कहते हैं, और बहुत से लोग जो हैं ये इसकी मांग करते हैं, और आज नहीं तो कल ये होगा ज़रूर। चलिए, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज़ महल और नसरुन्निसा बेगम। तो दोस्तों ये हाजी बेगम ने कराया था। जो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना हुआ है, ये जो हुमायूं की जो पत्नी, क्या बोलते हैं, ये हाजी बेगम जो थी वो हुमायूं की पत्नी थी, और अकबर की ये कह सकते हैं कि ये सौतेली माँ थी। ठीक है, हाजी बेगम ने ये 1564 में जो है इसका निर्माण कराया था। चलिए, 55 नंबर देखिए। भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट है कौन से? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्य पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालयी श्रृंखला या पश्चिमी घाट, शिवालिक श्रृंखला या और पूर्वी घाट। तो ये हैं। तो देखो जो हॉट स्पॉट कहे जाते हैं ये पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट हैं। ठीक है,
ये इसमें ये हॉट स्पॉट जो होते हैं इसमें कई तरीके की प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। बहुत सा हरा भरा ये जगह होती है, बहुत घना जंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको ये सीधे तरीके से कह सकते हैं कि ये जैव विविधता और स्थानिकता में असाधारण जो इनकी जो कैपेसिटी होती है ये इतनी ज़्यादा होती है, इसीलिए इनको हॉट स्पॉट कहा जाता है। चलिए, रेड डाटा बुक का संबंध है किससे है? तो जो रेड डाटा बुक होती है, रेड डाटा बुक में हमेशा वही चीज़ें लिखी जाती हैं जो बहुत ज़्यादा विलुप्त प्राय कंडीशन में होती हैं या जो विलुप्त होने की कगार पे बिल्कुल खड़ी होती हैं, हो चुकी होती हैं। तो जैव विविधता के बारे में तथ्यों से नहीं, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से बिल्कुल सही हो जाएगा, मैंने अभी बताया। चलिए 57 नंबर देखिए, किस देश का अनुसरण करते हुए भारत का संविधान राज्यों का संघ शब्दावली का प्रयोग करता है? किस देश का अनुसरण करते हुए भारत का संविधान राज्यों का संघ, अच्छा शब्दावली, अच्छा मतलब ये कहा जा रहा है कि जो राज्यों का संघ जो अब संविधान जो अपना है उसमें कहा जाता है कि भारत राज्यों का संघ, तो ये शब्द जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और बाकी जो भारतीय संविधान के जो अनुसूची 7 है उसके अंतर्गत कहा बताया गया है कि जो भारत अनुसूचियों 7वीं अनुसूची में कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसका उल्लेख किया गया है। कौन से संघीय सिद्धांत भारतीय संघ व्यवस्था में नहीं पाए जाते हैं? अच्छा, संसद के उच्च सदन में सदन राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व, बिल्कुल सही है। संघीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल है, बिल्कुल सही है। सदस्य राज्यों में निवास करने वाले लोगों की दोहरी नागरिकता, नहीं, भारत में दोहरी नागरिकता ही नहीं है, ठीक है। भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान ही नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है। आप अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता लेंगे तो आपको भारत की नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा। चलिए 59 नंबर देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक 23 जून 2022 को किसे नियुक्त किया गया है? चलिए, प्रभाकर गुप्ता, दिनकर गुप्ता, सुधीर सेन गुप्ता, जयदीप सिंह। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इससे पहले भी एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पे दिनकर गुप्ता हो जाएंगे। कौन? दिनकर गुप्ता, जिन्होंने 23 जून को, हाँ सॉरी 23 जून को जो है 23 जून 2022 को ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया था। गौतम अडानी द मैन यू चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अच्छा, आर्यन भास्कर, अशोक श्रीवास्तव, गोपाल कृष्ण, विनय कुमार। तो दोस्तों ये लिखी गई है आर्यन भास्कर के द्वारा, ठीक है। ये आर्यन भास्कर जो है इन्होंने गौतम अडानी के ऊपर जो है एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गौतम अडानी द मैन यू चेंज्ड इंडिया। चलिए निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने प्रतिवर्ष भारतीयों के 3000 वीज़ा जारी करने संबंधी योजना को नवंबर 2022 में मंजूरी प्रदान की है? कौन है ऐसा देश? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ब्रिटेन या फ्रांस? तो दोस्तों ब्रिटेन ने जो है ये सूचना जो है मंजूरी प्रदान कर दी है। बाकी ब्रिटेन का कहना यह है कि 2 वर्ष या 3 वर्ष तक के लिए जो है, मतलब जो लोग यहाँ पे आते हैं जैसे अपने जॉब वगैरह करने के लिए हैं या कार्य करने के लिए या शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उनको जो है इस तरीके के 30,000 बीमा जो है मतलब वीज़ा प्रोवाइड कर देगा। चलिए 62 नंबर देखिए, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश में अपने मैत्री राजदूत फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में नवंबर 2022 में नियुक्त किया गया है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। स्विट्जरलैंड ने इन्होंने नियुक्त किया है अभी, ठीक है। किसने नियुक्त किया है? स्विट्जरलैंड ने। जैसे ऑस्ट्रेलिया की वो परिणीति, ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म की जो है परिणीति चोपड़ा बनी थी, ऐसे ही ये कर दिए जाते हैं। चलिए 63 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस देश को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से नवंबर 2022 से हटा दिया है? चलिए, भारत, इटली, मैक्सिको या सभी को हटा दिया है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है इन सभी देशों को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से नवंबर में इनको सबको हटा दिया। चलिए 64 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस युवा बल्लेबाज ने नवंबर 2022 में अंडर 16 वनडे मैच में 165 गेंदों में 407 रन बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? अच्छा, ऐसा भी है। तन्मय मंजूनाथ, निखिल मलिक, वंश आनंद, आकर्ष मल्होत्रा। तो दोस्तों तन्मय मंजूनाथ ने ये जो है कारनामा किया है, ठीक है। ये अंडर 1916 में जो है मंजूनाथ जो है इन्होंने जो है 48 चौके और 24 छक्के लगाए थे, ठीक है।
बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है नहीं, मैं आपको बता दूं। ये इसमें ज़रूर आया है, लेकिन ये करंट के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। किसी भी पेपर में आपसे इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2022 को वीडियो संदेश के माध्यम से संगाई महोत्सव को संबोधित किया था। यह महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? केरल, तेलंगाना, मणिपुर या नागालैंड? तो दोस्तों ये मणिपुर में मनाया गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है 66 में। इन दिस क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद appropriate word, choose the most appropriate alternative। अच्छा, no man had a more love for literature or a higher respect for it than डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे जो मीनिंग दे रखे हैं वो क्या क्या है। लिखा हुआ है आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है दोस्तों कठिन। क्या होता है? कठिन। और आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही। और एनिमेटेड का मतलब सजीव होता है। और एड्रॉइट लिखा हुआ है। एड्रॉइट का मतलब होता है निपुण। तो अब आप यहाँ से इतने मीनिंग जब मैंने कंफर्म कर दिए, तो इसका मतलब जो है आपको भी पता चल गया हो कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, क्या फर्क आ जाएगा। नो मैन हैड अ मोर एड्रेंट लव, यानी कि इस तरीके का उत्साह से भरा हुआ प्यार जो है फॉर लिटरेचर, जो लिटरेचर के लिए है, और अ हायर रिस्पेक्ट फॉर इट, या उसके लिए इतनी ज़्यादा इज्जत, देन डॉक्टर सैमुअल, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, डॉक्टर सैमुअल से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा वो आर्डेंट आ जाएगा। चलिए 67 देखिए। इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अच्छा, सिनोनियम बताना है। अच्छा, सैगासिटी। सैगासिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बुद्धिमत्ता होता है। क्या होता है? बुद्धिमत्ता। ठीक है, बुद्धिमत्ता होता है। ठीक है, बुद्धिमत्ता मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, इस तरीके से ये भी कह सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? नैतिकता होता है। विजडम, इसका भी मतलब बुद्धिमत्ता होता है। तो आपको यहाँ से तो पता चल गया कि इसका आंसर जो आ जाएगा तो ये आ जाएगा सैनिटी। सैनिटी का मतलब क्या होता है? ये मानसिक स्वास्थ्य होता है। और अपराइटनेस का मतलब क्या होता है? शुचिता, या कह सकते हैं नेकी। क्या होता है? इसका मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, नेकी होता है दोस्तों। चलिए 8 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। इन दिस क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ये फ्लैक्टियस लिखा हुआ है। फ्लैक्टिटियस। फ्लैक्टिटियस का मतलब क्या होता है? अति दुष्ट, या जिसको कह सकते हैं कि क्रूर। क्या कह सकते हैं? क्रूर। ठीक है, ये अति दुष्ट या क्रूर। तो फ्रीवुलस। फ्रीवुलस का मतलब क्या होता है? ये बुद्ध होता है। बुद्धि मतलब ये बुद्ध नहीं, सॉरी, फ्रेबुलस। फ्रेबुलस, अच्छा तुच्छ होता है, सॉरी, हाँ, तुच्छ होता है। ठीक, क्या होता है दोस्तों? तुच्छ होता है। इग्नोरेंट मतलब अस्वीकार करना, या मतलब जो कह सकते हैं ठीक है, जो मतलब अनदेखा करना, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, और वैपिड। वैपिड का मतलब होता है नीरस। और इनोसेंट का मतलब क्या होता है? मासूम। तो जो फेस्टियस होगा, फ्लैक्टिशियस होगा, इसका मतलब क्रूर, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इनोसेंट हो जाएगा। ठीक है, इनोसेंट का मतलब मासूम। इन दिस क्वेश्चन चूज द अल्टरनेट विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम एंड फेज। अच्छा, ईडियम एंड फेज की मीनिंग बताना है। चलिए भाई देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टू टॉक थ्रो वंस हैट। दोस्तों देखिए, इसकी जो मीनिंग, इसका मतलब होता है टू टॉक थ्रो वंस हैट। इसका मतलब होता है बहुत कॉन्फिडेंटली बात करना। ठीक है, विश्वास से भरे होने के बात करना। टू टॉक केयरफुली, टू टॉक सॉफ्टली, टू टॉक नॉनसेंस, टू टॉक क्रिएटिवली। अच्छा, दोस्तों इसका मतलब एक तरीके से ये होता है कि बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना, लेकिन जिसके बारे में हमें बहुत थोड़ा पता हो, बहुत कम पता हो, लेकिन उसके बारे में भी हम बहुत कॉन्फिडेंस से बोल देते हैं कि नहीं ये होगा। अच्छा, वो उस चीज़ को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टू टॉक नॉनसेंस कहते हैं।
ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि हमको बहुत थोड़ी जानकारी है लेकिन फिर भी हम बहुत कॉन्फिडेंस से ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। चलिए 70 नंबर देखिए, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ठीक है, आर लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। दोस्तों ये प्रीवियस पेपर मतलब प्रीवियस क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी प्रैक्टिस सेट में आ चुका है, ये दूसरी या तीसरी बार आ रहा है। तो इसमें मैंने क्या बताया था, रिजर्वियर क्या होता है, रिजर्वियर होता है। रिजर्वियर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जलाशय होता है। इसी का मतलब होता है कि जब नेचुरली होता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, लेकिन ये क्या होता है, वाटर का सोर्स सप्लाई होता है, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई होता है। बाकी ये पूल दे रखा है, इसका मतलब तो छोटा तालाब होता है। क्रीक मतलब क्या होता है, घाटी, और पॉन्ड मतलब तालाब होता है। चलिए फिर यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, ये दे रखे हैं अंडरलाइन, इसको हमको सही करके लिखना है कि क्या सही होगा इसमें। अच्छा, ही इज़ द बेस्ट एंड पॉपुलर एक्टर ऑफ बॉलीवुड। अच्छा, ही इज़ द अच्छा देखो दोस्तों, जब यहाँ पे ही इज़ दी बेस्ट लिखा है तो एंड पॉपुलर अकेला नहीं हो सकता, क्या होगा, ही इज़ दी बेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर एक्टर ऑफ बॉलीवुड। तो द मोर नहीं हो सकता, द मोस्ट पॉपुलर सही हो जाएगा, सेकंड नंबर द मोस्ट पॉपुलर एक्टर ऑफ बॉलीवुड। चलिए फिर क्या लिखा हुआ है, नो सूनर डिड द चीफ, नो सूनर के साथ डिड आता है और देन आता है, याद रखिएगा। चीफ गेस्ट क्लेम अप टू द नेक्स्ट अप टू द डाइस देन द बॉम्ब एक्सप्लोड। देन लिखा हुआ है, देन लिखा हुआ है, ये देन होना चाहिए था, THAN होना चाहिए था। यहाँ पे नो सूनर के साथ देन आता है, नो सूनर के साथ डिड हमेशा आता है, याद रखिएगा। और यही आपसे कन्फ्यूजन करके बस इतनी ही चीज़ें पूछते हैं, या तो यहाँ पे डिड नहीं देंगे, ठीक है, और या यहाँ पे देन की जगह पे देन लिख देंगे। चलिए 73 देखिए, क्या लिखा हो, सेलेक्ट द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच द कंटेंस अ ग्रामेटिकल एरर। अच्छा, ग्रामेटिकल एरर की बताना है। दे हैड अ वेट फॉर द लैंग्वेजेस, अच्छा लगेजेस टू बी पुट इनटू द कैब बिफोर दे देमसेल्फ गॉट इनटू। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात कि लगेजेस नहीं होता है, लगेज होता है। लगेज मतलब सामान होता है, सामान कम और ज़्यादा वो अनकाउंटेबल में काउंट होता है, तो यहाँ पे इसलिए प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकती। तो यहाँ पे इसमें गलती क्या हो जाएगी, दे हैड फॉर दे हैड टू वेट फॉर द लगेजेस, नहीं लगेज हो जाएगा, तो सेकंड वाले ऑप्शन में गलती हो जाएगी, लगेजेस की जगह पे लगेज यूज होगा। चलिए सेलेक्ट दी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड लिखे हुए हैं 74 में। चलिए भाई देखिए 74 में एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है अचिंतित, या कह सकते हैं कि बिना किसी तैयारी के। एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन का मतलब होता है अभियान, ठीक है, और यहाँ पे गलती ही इसी में है, EXPE होता है, आई नहीं। क्या होता है दोस्तों, EXPEDITION, यहाँ पे डी है, ठीक है, तो ये स्पेलिंग होती है। इसका मतलब होता है अभियान, और ऐसे एक्सपेरिमेंट का मतलब प्योर, और एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त। चलिए, इन द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। अच्छा, वन हु मेक एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट। अच्छा भाई, तो देखो सीधी सिंपल सी बात है कि ये कौन होगा, ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब क्या होता है, लेखा परीक्षक होता है, क्योंकि जब वो एग्जामिनेशन की बात हो रही है तो ऑडिटर हो जाएगा। अकाउंटेंट का मतलब होता है मुनीम, ठीक है, जो अकाउंट को देख रेख करता है। क्लर्क, क्लर्क का भी मतलब ये कह सकते हैं कि मुंशी, और ऑफिशियल मतलब आधिकारिक, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ठीक है। चलिए, प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, धनिक तंत्र, या कह सकते हैं कि जो बहुत धनी लोग होते हैं उनके द्वारा चलाई गई सरकार। अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है शिष्ट जन, जो बहुत सभ्य लोग सरकार चलाते हैं। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, और मोनार्ची का मतलब क्या होता है, साम्राज्य या राजतंत्र। तो दोस्तों यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ द ऑफिशियल्स, ये होता है ब्यूरोक्रेसी। क्या होता है दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी, इसका मतलब होता है नौकरशाही। नौकरशाही का मतलब है जो लोग नौकर हैं, जैसे सेना वाले लोग, पुलिस, या इस तरीके के जो
जैसे नौकर लोग वो कब्जा कर लें, वो सरकार चलाने लग जाए, जैसा पाकिस्तान में होता है कि सेना कभी कभार वहाँ की, जैसे परवेज मुशर्रफ जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने नौकरशाही लेके आए थे। चलिए, इन दी फॉलोइंग टू क्वेश्चंस फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए, डैमेज की स्पेलिंग लिखी हुई है सभी जगह पे। सबसे पहली बात कि डैमेज में कभी भी डबल एम नहीं आता है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, DAMAGE ये स्पेलिंग होती है, तो AI का कोई मतलब नहीं है, ये फर्स्ट वाली स्पेलिंग सही हो जाएगी। अरेंज नहीं, अग्रेंडिजमेंट लिखा हुआ है। ये अग्रेंडिजमेंट का मतलब जो है, देखिए स्पेलिंग जो हो जाती है AGG, ठीक है, फिर रैंग RAN, मतलब रैंड RANDIZEMENT, ये स्पेलिंग होती है। तो AGG, जिसमें भी डबल जी नहीं है आप काट दीजिए। फिर AGGRANDIZE, तो इसमें ZE नहीं है तो ये कट जाएगा, बचेगा ये वाली स्पेलिंग आपकी सही हो जाएगी। चलिए, टू क्वेश्चंस, फाइंड द विच ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। अच्छा, अनलेस यू स्टॉप टू मेक नॉइज एट वंस आई विल हैव नो ऑप्शन बट टू ब्रिंग द मैटर ऑफ द अटेंशन ऑफ द पुलिस। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, इसमें था क्या। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। अच्छा, अनलेस यू स्टॉप टू मेक नॉइज एट वंस। अच्छा, तो अनलेस यू स्टॉप मेक नॉइज एट वंस, दोस्तों यहाँ पे मेक नॉइज नहीं, मेकिंग नॉइज होना चाहिए। अनलेस यू स्टॉप टू मेकिंग नॉइज, जो शोर मचा रहा है उसको बंद करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेकिंग हो जाएगा। अच्छा, फिर देखिए, द मिनिस्टर अलोंग विद हिज पार्टी कलीग्स हैव बीन इनवाइटेड टू दी पार्टी। दोस्तों यहाँ पे मिनिस्टर को इनवाइट होने की बात हो रही है, ना कि उसके पार्टी कलीग्स को। तो जब द मिनिस्टर अलोंग विद की मिनिस्टर ये अलोंग लग गया ना, तो मिनिस्टर के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ना कि हिज पार्टी कलीग्स के लिए। तो यहाँ पे जो मिनिस्टर के लिए यूज होगी तो क्या हो जाएगा, हैव बीन की जगह पे हैज बीन हो जाएगा। तो गलती किस में हो जाएगी, यहाँ पे ये सेकंड वाले में, पार्टी कलीग्स हैव नहीं, हैज हो जाना चाहिए। चलिए, फिर यहाँ पे वही खाली जगह दे रखी हैं और वो हमको भरना है। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ विद ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल हैज़ बिकम इंक्रीजली। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 81 में कि मोटिवेशनल एम्प्लॉयज़ हैज़ ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल, फाइनेंशियल क्या मैटर्स, कर्ब्स, इंसेंटिव्स या गाइडलाइंस। दोस्तों देखो, जब फाइनेंशियल की बात आएगी तो इंसेंटिव की बात हो रही है, ठीक है। इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव हैज़ बिकम increasingly as employee become economically secure of their dependency on any one particular organization decrease। और जब यहाँ पे ये has become increasingly देखें क्या है यहाँ पे, एक्सपेंसिव, सिंपल, डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट हो जाएगा वैसे। एक्सपेंसिव हो सकता था, अनरियलिस्टिक नहीं। यहाँ पे एक बार को ये एक्सपेंसिव हो सकता था, लेकिन एक्सपेंसिव यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि मोटिवेशनल टू क्या था, हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली बढ़ता हुआ था, तो उस वजह से वो क्या हो गया था, डिफिकल्टी हो गया था एम्प्लॉयज़ के लिए। अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेंसी थ्योरिस्ट द मोटिवेशन टू इंक्रीज, मोटिवेशन टू अर्न, वर्क, लर्न, एक्सपेक्ट। दोस्तों जब मोटिवेट किए जाएंगे तो वो वर्क बढ़ाएंगे, और वर्क बढ़ेगा तो अर्न भी ज़्यादा होगा, ठीक है। मोटिवेशन टू वर्क इंक्रीज व्हेन एन एम्प्लॉयज फील्स हिज इन एन इंस्ट्रूमेंट। तो एम्प्लॉयज फील हिज, क्या फील कर रहे थे वो, ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ, बिहेवियर, परफॉर्मेंस। तो वो अपनी, जब वो, एक बात बताओ, जब वो वर्क करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, बूस्ट होगी, ठीक है। इंक्रीज व्हेन एम्प्लॉयज फील हिज, क्या था, क्या बताया था मैंने, परफॉर्मेंस। जब वो इंक्रीज हो जाएगी तो उनकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेनिंग डिजायर रिवॉर्ड, नेवरथलेस इन द मेनी ऑर्गेनाइजेशन टुडे एम्प्लॉयज आर टू ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड जस्ट बाई बीइंग एम्प्लॉयड। ऑर्गेनाइजेशन टुडे एम्प्लॉयज आर, क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉयज आर इंटाइटल्ड, एक्सपोज्ड, इंसर्टेड, सब्जेक्टेड। जब दोस्तों उनके ऊपर ऐसा कुछ काम ही नहीं बचेगा तो ये क्या हो जाएंगे, इंटाइटल्ड हो जाएंगे।
Many organization today employees are entitled organizational reward just in the being employed. चलिए छोटा मतलब वहाँ तक ही समझने वाला था उसके बाद तो पढ़ने का हमको कोई मतलब नहीं था। अगर मेरी खाली जगह वहाँ पे भर गई तो हम तुरंत के तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। चलिए फिर क्या लिखा, प्यूपिल्स फेस लाइट अप व्हेन फिर से पढ़ते हैं। प्यूपिल्स फेस लाइट अप व्हेन आई से टेस्ट चॉकलेट फॉर अ लिविंग बट इट इज़ नॉट ऑलवेज डिलीशियस। आई आल्सो हैव अ टेस्ट डिफेसिव चॉकलेट विच might have a bitter or burnt flavor. I am usually in a small room, not allowed to talk, then parked in front of computer to long information. Sometimes the room has red lighting to discuss the appearance of the chocolate, so I am evaluate it only by taste. No appearance. I can smell a sample as many as 30 chocolate per day, so as to keep my plate active. I spite the sweet back out. That's another not so glamorous part of the job. बेचारा रोज के रोज तो वो चॉकलेट को टेस्ट कर रहा है। Between samples, I wait 30 seconds to let my sense rest, and I chew half a unsalted crackers, biscuit, and drink plain warm water as carbonated water, and ice numb one sense. First I smell the chocolate and long its aroma. I also listen. If chocolate doesn't sound crisp when broken, it may be a sign it cold or was improperly stored. Then I place 1 inch bit in my mouth and leave it there for a few seconds. I press it against my plate and let it melt, recording the 4 basic tests: sweet, sour, bitter, and salty. Then I blow out short puff to air through my nose. Certain sense reporters in the back of our heads are simulated by oxygen. They allow us to smell food when we chew. Exhaling sharply can bring out aromas like beerage, mushroom teas, citrus, beeswax, toast, cinnamon, and savory species that are sometimes too subtle for the nose to catch. I log these attributes to along with the texture. अच्छा, ये चॉकलेट की नौकरी वाली जो चॉकलेट के हिस्से में जो नौकरी है, मतलब चॉकलेट फैक्ट्री में, ये उसके बारे में चर्चा की जा रही है। और उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें देखिए यही बात है कि इंग्लिश पैराग्राफ में कॉम्प्रिहेंशन में आपको कभी भी उसके अर्थ को निकालने के मतलब ही नहीं है। आप इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश में ही इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर गलत होगा ही नहीं। आप उसको इंग्लिश में ही पढ़िए, इंग्लिश में ही समझिए, आगे करते जाइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पीपल गेट सरप्राइज्ड व्हेन द नरेटर टेल्स देम दैट क्या हैज़ टू ईट बिटर चॉकलेट, हैज़ टू वर्क इन स्मॉल रूम, इज अ चॉकलेट टेस्टर, हैज़ टू वर्क अंडर रेड लाइट। अच्छा, पीपल गेट इन सरप्राइज्ड व्हेन द नरेटर टेल्स देम दैट ही, वो क्या था, वो चॉकलेट टेस्टर था। अभी कहानी किसकी चल रही थी, चॉकलेट टेस्टर की चल रही थी, तभी तो बता रहा था कि वो एक दिन में इतनी चॉकलेट टेस्ट करता है। चलिए, देयर इज नो ग्लैमर इन दिस जॉब एज he plays a work in narrow, he never ate burnt chocolate, he has to blow out short stuff, he keeps on spiting our chocolate. अच्छा है, there is no glamour in this job as कि he keeps on spitting out chocolate। ये चौथा वाला ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्या था, द नरेटर कैन नॉट ईट एंड इंजॉय द चॉकलेट, वो चॉकलेट को जो है क्यों नहीं इंजॉय करता था और क्यों नहीं खाता था। टू कीप हिज प्लेट एक्टिव एज इट हैज़ अ वर्न फ्लेवर, एज इट हैज़ नॉट बीन सॉर्टेड प्रॉपरली, एज इट इज़ डिफेक्टिव। तो क्या था, टू कीप हिज प्लेट एक्टिव द नरेटर कैन नॉट ईट एंड इंजॉय द चॉकलेट, कि वो क्यों नहीं खाता था और क्यों नहीं इंजॉय करता था चॉकलेट को। तो टू कीप हिज प्लेट एक्टिव क्या था दोस्तों, टू कीप हिज प्लेट एक्टिव। फिर उसके बाद 89, द प्रोसेस ऑफ चॉकलेट टेस्टिंग रन्स इन द ऑर्डर ऑफ एंड अगेन स्मेलिंग,
उसका जो प्रोसेस था वो क्या था, स्मेलिंग, ब्रेकिंग, लिसनिंग और मेल्टिंग। मेल्टिंग पहले, फिर लिसनिंग, ब्रेकिंग, स्मेलिंग, ऐसे ब्रेकिंग, स्मेलिंग, लिसनिंग, मेल्टिंग, और फिर ब्रेकिंग, लिसनिंग, स्मेलिंग, मेल्टिंग। तो दोस्तों उसमें क्या था, वो सबसे पहले स्मेल करता था, फिर उसको तोड़ता था, और फिर उसको सुनता था कि आवाज़ उसमें जो है बिल्कुल मतलब उस तरीके से आ रही, खरखरी की, मतलब तोड़े तो कट कट की आवाज़ आ जाए, और फिर वो मेल्ट करता था। तो उसका प्रोसेस क्या था, उसका प्रोसेस यही था कि स्मेल करेगा, फिर ब्रेक करेगा, फिर उसको लिसन करेगा, और फिर वो मेल्टिंग करेगा। चलिए, लीव इट देयर, क्या लिखा है, लीव इट देयर, व्हेन द अबव सेंटेंस इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस इट बिकम्स, ये क्या बन जाएगा, तो क्या लिखा है, लीव इट देयर, तो लेट इट बी, क्या हो जाएगा, लेट इट बी देयर, नहीं सॉरी, लेट इट बी, क्योंकि लीव कर रहा था ना तो लेफ्ट हो जाएगा, लीव का लेफ्ट हो जाएगा, लेट इट बी लेफ्ट देयर, ये हो जाना चाहिए। तो इट वॉज लेफ्ट देयर नहीं, लेट इट बी लेफ्ट देयर। हाँ देखिए सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा कि लेट इट बी लेफ्ट, लीव का लेफ्ट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, लीव इट देयर का लेट इट बी लेफ्ट देयर। चलिए दोस्तों, आज के भी हमारे 50 क्वेश्चन जीएस और इंग्लिश के जो है पूरे कंप्लीट हो गए हैं, और इसी तरीके के आपको प्रैक्टिस सेट आपके पेपर तक और भी रेगुलर मिलते रहेंगे। आपको वोकैब भी पर डे मिलता रहेगा। आपको मिस स्पेल का भी एक पोर्शन मैं देने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मिस स्पेल, करेक्टली स्पेल्ड, और ये इस तरीके की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपसे वीडियो में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका कमेंट में आंसर जरूर बताइए, या आपका अपना कोई सजेशन हो तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी जो भी लोग नए देखते हैं उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने का दोस्तों कोई पैसा नहीं पड़ता है, और ना ही मैं आपसे यहाँ पे पढ़ाने का कोई पैसा मांगता हूँ कि आप लोग मुझे पैसा दें तभी मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा। मेरा ऐसा कभी कोई उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।